नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस प्राइम टाइम शो मिड डे प्राइम में। मैं हूं जया सिन्हा और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और साथ ही इस वक्त राजनीतिक हलकों में भी क्या कुछ गहमा गहमी है। तो मिड डे प्राइम में शुरुआत करेंगे सबसे पहले इस वक्त की बिग न्यूज यानी कि सुर्खियों के साथ। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा 7 दिन बढ़ाई। अब 11 दिसंबर तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। दोनों सदनों के नेता हुए शामिल। शीतकालीन सत्र के दौरान 10 विधेयक पेश किए जाने की संभावना। चक्रवात दितवाह के कारण तमिलनाडु और पुदुचेरी के तट पर भारी बारिश जारी। हवाई, रेल और सड़क सेवा हुई प्रभावित। श्रीलंका को ऑपरेशन सागर बंधु के जरिए भारत की मदद जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेन जी को बताया विकसित भारत की बड़ी शक्ति। इसरो की अनोखी ड्रोन प्रतियोगिता में मंगल जैसी परिस्थितियों में ड्रोन उड़ाने वाले युवाओं की पीएम ने की सराहना। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत और बेल्जियम के बीच खिताबी भिड़ंत। छठी बार टूर्नामेंट जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। और शुरुआत करेंगे मिड डे प्राइम में इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा यहां बढ़ा दी है। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी एसआईआर की अवधि यहां पर बढ़ गई है। एसआईआर की समय सीमा 7 दिन बढ़ाई गई है। अब 11 दिसंबर तक चलेगा एसआईआर। 16 दिसंबर को जारी होगी प्रारूप मतदाता सूची और 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक दावे व आपत्तियां दाखिल किए जा सकेंगे। 14 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। तो यहां पर इस वक्त की अहम खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जहां पर एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी गई है। 12 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई गई है। 14 फरवरी 2026 को अंतिम सूची जारी होगी। उससे पहले करीबन एक महीने का समय दिया जाएगा अगर किसी भी तरह के कोई दावे हैं या आपत्तियां हैं। फिलहाल 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में जारी एसआईआर की अवधि यहां पर बढ़ाई गई है। संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, यहां पर चुनाव आयोग की ओर से बड़ी खबर आ रही है, एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसे बढ़ाया गया है, और क्या कुछ है अहम हाइलाइट्स इस खबर के? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण खबर यही है कि जो एसआईआर है 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो एसआईआर हो रहा था उसको 1 हफ्ते के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि 4 तारीख तक, एक तरह से देखें आगामी 4 तारीख तक जो फार्म जमा करने की जो भी मतदाता हैं उनकी जो एक डेडलाइन थी, अब वो 11 तारीख तक ऐसा हो सकेगा। और इसके साथ ही साथ जैसा कि आपने बताया कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल या फिर अंतिम मतदाता सूची जो जारी करने की तारीख है उसको भी 1 हफ्ते आगे बढ़ाया गया है। तो एक बड़ी राहत है तमाम मतदाताओं के लिए जो एसआईआर के जरिए जिनका सत्यापन होना है, और साथ ही साथ बीएलओ के लिए भी जो बूथ लेवल जो कर्मचारी हैं जो इस ड्यूटी में लगे हुए हैं इस पूरी एसआईआर की प्रक्रिया में। ये कहा जा रहा था कि वो काफ़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, और कुछ ये फीडबैक आया था कई राज्यों से कि अगर ये समय सीमा थोड़ी सी बढ़ा दी जाए तो बेहतर होगा। तो अब चुनाव आयोग की तरफ से ये बात स्पष्ट कर दी गई है और ये आदेश जारी किया गया है 12 राज्यों जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है कि इसे 1 हफ्ते के लिए आगे बढ़ाया गया है। तो इसका मतलब यह है कि अब जो 4 तारीख तक फार्म भरा जाना था वो अब 11 तारीख तक भरे जा सकते हैं। तो यानी 1 हफ्ते की एक राहत है जो एक तरह से देखें मतदाताओं के लिए, और जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, जो बीएलओ हैं, जो काम कर रहे हैं, उन पर भी जो एक काम का दबाव है वो कम होगा।
और 1 हफ्ते का अतिरिक्त समय मिल गया है। बिल्कुल शैलेंद्र, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर थोड़ा विरोध भी देखा जा रहा था, कुछ चुनौतीपूर्ण और भी हालात हैं। अगर हम बात करें टेरेन की, ज्योग्राफिकल मुद्दे भी हैं, इस लिहाज से एक बड़ी राहत यहां पर मिली है बीएलओस को। और साथ साथ अब जब समय सीमा बढ़ाई गई है तो भी कोई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं इस वक्त? देखिए, हम जानते हैं कि जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई तब ये कहा गया कि कुछ लोग बाहर होंगे या फिर किसी काम के सिलसिले में कहीं गए होंगे। हो सकता है कि कोई ऐसा घर हो जहां पर परिवार का कोई सदस्य उस वक्त मौजूद ना हो। तो ये समय सीमा एक तरह से देखे तो सभी के लिए राहत लेकर आई है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में खबरें थी कि कुछ जगहों पर बीएलओ एक तरह से चुनौतियों का सामना कर रहे थे, या फिर ये एक फीडबैक आया था कि अगर समय सीमा बढ़ाई जाए तो इससे सभी को एक राहत मिलेगी और इस प्रक्रिया को और बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकेगा। तो निश्चित तौर पर भौगोलिक स्थितियां हों या फिर इस जानकारी को हम जानते हैं कि जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है लगातार बीएलओ घर घर जा रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं। और अभी तक जो हमने देखा है कि बहुत सुचारू तरीके से एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो इन 12 राज्यों में चल रही है। छुटपुट एक चुनौतियों की बात या फिर कोई दिक्कतों की बात छोड़ दें तो मोटे तौर पर बहुत ही सही तरीके से सकारात्मक जो है फीडबैक सामने आया है। और बीएलओ हों या फिर इस पूरी प्रक्रिया में लगे कर्मचारी हों, उन्होंने भी एक तरह से बढ़ चढ़कर उत्साह से हिस्सा लिया। और उन्होंने देखा है कि जिलेवार कई डीएम जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने ऐसे बीएलओ को सम्मानित भी किया है। तो एक सकारात्मक फीडबैक देखने को मिला है। मतदाताओं की तरफ से भी ये एक उत्साह देखने को मिला है कि वो इस पूरी प्रक्रिया में जो उनकी हिस्सेदारी, जो उनकी भागीदारी है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन ये महसूस किया गया कि अगर थोड़ा समय बढ़ा दिया जाए तो और बेहतर होगा और इस प्रक्रिया को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकेगा। और जो भी दबाव जहां से कुछ इस तरह की बातें आई हैं, इस तरह का फीडबैक आया है, उससे भी एक तरह से निपटा जा सकेगा और जो बीएलओ हैं उनको काम अपना करने में और आसानी होगी। तो निश्चित तौर पर इन सब फीडबैक को देखते हुए ये चुनाव आयोग की तरफ से फैसला किया गया। और अब हम देख रहे हैं कि 1 हफ्ते के लिए पूरी एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो फॉर्म जमा करने की हो, मतलब फॉर्म जमा करने की हो या फिर ड्राफ्ट रोल जारी करने की हो या फिर अंतिम मतदाता सूची जारी करने की हो, वो बढ़ा दी गई है। तो समय भी मिलेगा और एक तरह से जो फीडबैक था उस पर काम भी किया गया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर इस वक्त की अहम खबर, जहाँ पर 16 दिसंबर को जारी होगी प्रारूप मतदाता सूची, क्योंकि इस वक्त 1 हफ्ते के लिए यहाँ पर बढ़ा दी गई है। जो एसआईआर की प्रक्रिया थी उसे बढ़ा दिया गया है। 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक आपके दावों की जो होगी वो भी दावे करने के लिए आपको करीबन 1 महीने का समय मिल रहा है। और 14 फरवरी वो तारीख रखी गई है 2026 की, जब जो इसकी फाइनल सूची है मतदाताओं की, जो फाइनल प्रारूप है वो जारी किया जाएगा। तो फिलहाल चुनाव आयोग के हवाले से ये बड़ी खबर आई है। जिस तरह का फीडबैक इस वक्त मिल रहा था तमाम राज्यों में जहां पर एसआईआर की जो प्रक्रिया जारी है, जिस तरह का फीडबैक इस वक्त निकल कर आ रहा था सामने, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चुनाव आयोग ने थोड़ी राहत दी है बीएलओस को, जो लगातार इस काम में जुटे हुए हैं। उन्हें अब 11 दिसंबर तक समय मिल रहा है इस एसआईआर की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए। और आइए अगली खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बूथ लेवल ऑफिसर जाकिर हुसैन की मौत के बाद कोलकाता में प्रदर्शन हुआ। जाकिर हुसैन के परिवार ने टीएमसी नेताओं की मदद से कोलकाता पहुंचकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी का घेराव किया। प्रदर्शन कर रहे परिवार से मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने मुलाकात भी की। मीटिंग के बाद सीईओ ने कहा कि बीएलओ की मौत की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बीएलओ की मौत पर चिंता भी जाहिर की। इस मामले में टीएमसी पर भी आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि शोक में डूबे परिवार को टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष अल्तमस कबीर शेख की गाड़ी से कोलकाता लाया गया ताकि एसआईआर का विरोध किया जा सके। जाकिर हुसैन खड़ग्राम विधानसभा के दीघा इलाके में बतौर बीएलओ काम कर रहे थे। तो यहां पर बीएलओ की मौत पे जिस तरह से राजनीति हो रही है उसको इस वक्त जनता देख रही है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान तैयार की जा रही ड्राफ्ट मतदाता सूची में 35,23,800 लोगों के नाम नहीं रहने की संभावना जताई गई है। ये अनुमान शनिवार शाम 6 बजे के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी
सीईओ कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साझा किया। अधिकारी के मुताबिक हटने वाले संभावित नामों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें 18,70,000 मृत, 3,80,000 अनुपस्थित, 11,82,000 स्थानांतरित और 77,565 डुप्लीकेट मतदाताओं की संभावना जताई गई है। तो यहाँ पर जिस तरह से नाम कट रहे हैं वो भी उस पर भी जानकारी मुहैया कराई जा रही है। कोलकाता से सौरभ दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो एसआईआर की समय सीमा जो बढ़ाई गई है उस पर जिस तरह का फीडबैक यहाँ पर चुनाव आयोग को मिल रहा था, उसके बाद कहा जा रहा है कि इस तरह का निर्णय लिया गया है, 7 दिन का समय और यहाँ पर मिल गया है। इसको लेकर कितनी राहत वाली बात है अगर हम बात करें खासतौर पर बंगाल में? जय जी, देखिए ये एक रिव्यू हर वक्त चल रहा था एसआईआर को लेके, एक रिवीजन प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो उसमें आप अगर देखेंगे शुरू से काफी सारे ऑप्शंस नहीं थे बीएलओ ऐप में जो बाद में जुड़े गए थे। ये सारे जो मैकेनिज्म है वो फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए ऐड ऑन हो रहा है, कहीं पे माइनस हो रहा है। ये जब से एसआईआर शुरू हुआ है कोई बीएलओस और कोई पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना था कि एक बात कहा गया था अब एक बात कहा जा रहा है। ये पूरा प्रोसेस इसलिए था कि फीडबैक के हिसाब से, रियल टाइम एक्सपीरियंस के हिसाब से एसआईआर का प्रोसेस को और भी साइंटिफिक करने में जुड़ी हुई है निर्वाचन सदन, चुनाव आयोग। और इसीलिए जब ये जो 7 दिन का समय, 7 दिन का मोहलत, ये भी कारण है जो ऐप बना है, इतने सारे 12 राज्य के इतने सारे वोटर्स से बीएलओस काम कर रहे हैं, तो उस ऐप पे कहीं पे इंटरनेट स्लो हुआ था, उसका दिक्कत आया था। ऐप में कुछ ग्लिचेस था, कुछ टेक्निकल कुछ ग्लिचेस था, कुछ ग्लिच था। तो वो सब भी उन लोगों ने इन प्रोसेस के दौरान उन सबको जैसे प्रोसेस बढ़ा है वैसे वो उस पर काम कर रहे थे। अब 7 दिन का मोहलत इसलिए दिया गया है, ये जो स्टेट बंगाल का सीईओ ऑफिस के हिसाब से जो है कि जो फीडबैक आ रहा था कि सब मांग रहे थे, तो चुनाव आयोग ने कहा कि हड़बड़ी का जो आरोप है यहाँ पे तृणमूल का चुनाव आयोग के ऊपर, तो वो कहीं प्रतिष्ठित ना हो, ये भी चुनाव आयोग ने ध्यान में रखा। और चुनाव आयोग कहीं ये मैसेज देना चाहता है कि हड़बड़ी का जो आरोप दिया जा रहा है वो ठीक नहीं है। जो पार्टी बीएलएस के तरफ से जो एक्सपीरियंस आ रहा है, बीएलओस के तरफ से जो एक्सपीरियंस आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज से जो बातें उभर कर आ रही है, सबको एक जगह लेके एक डिस्कशन हो रहा है और जो पॉइंट क्रेडिबल है उनको लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको डिक्लाइन किया जा रहा है। ये 7 दिन उसका एक एग्जाम्पल है कि चुनाव आयोग कहीं पे एक स्थिति, एक वन स्टैंड पे नहीं है, वो एक इवोल्यूशन प्रोसेस में है। और अब देखना ये है कि 7 दिन तो बड़ा है पूरे टेन्योर में, एनुमरेशन फॉर्म सबमिशन का, ड्राफ्ट रोल का। अब तृणमूल क्या कहेगा? उनको तो समय चाहिए था ना। वो उनका मांग क्या था? उनका मांग था कि आप समय बढ़ाओ, इतना हो नहीं सकता, समय तो बढ़ा, 7 दिन का गैप तो अब दिया गया। तो अब तो उनको एसआईआर मान लेना चाहिए। अब तो उनका कहना होना चाहिए कि चलिए समय बढ़ गया है, चुनाव आयोग ने बात मान ली है, हमारी जीत हुई है, तो आप चुनाव आयोग के सामने से बीएलओ अधिकार रक्षा कमेटी का मंच हटा दीजिए। और यहाँ पे जो बिल्कुल सौरभ, जो आपका ये सवाल है कि आप तृणमूल क्या करेगा, तो तृणमूल कर रहा है ना। तृणमूल बीएलओ की मौत पर राजनीति कर रहा है। जो ये मौत हुई है और जिसके शोकाकुल परिवार को, पूरे परिवार को उठा के लाना और चुनाव आयोग का घेराव करना और वहां पे प्रदर्शन करना, ये कर रहा है तृणमूल। इसको लेकर अभी क्या कुछ राजनीति वहां हो रही है और क्या कुछ असल में जो इस पूरी राजनीति के पीछे जो असली कहानी है वो क्या है? देखिए, ये मुर्शिदाबाद की जो व्यक्ति है जकीर हुसैन, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो हार्ट अटैक की वजह से मारा गया, और उनका परिवार का कहना है कि बहुत दबाव था और इस दबाव के वजह से वो हार्ट अटैक होके उनका मौत हो गई। सभी मौतें दुखद है, कोई भी मौत हो दुखद है, ये मानते हैं। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ ये हम नहीं कह रहे हैं। जो कार पे वो बैठ के आए थे, पहला हमारा नजर कहाँ पे गया कि उस जो कार जो था ना, उस कार का जो नंबर था, उसका सामने वाला जो है वो साफ दिख रहा है कि वहां पे एक नेम प्लेट था। वो होता है ना, मानिए सरकारी गाड़ी हो तो सरकारी गाड़ी के सामने एक होता है ना, बोर्ड होता है ना, वैसा कोई बोर्ड था जो उसको उतार लिया गया है कलकत्ता आने के बाद।
तो तब हमें जाके लगा खटका के ये उतरा क्यों है, ये क्यों खुला हुआ है। तो हमने ड्राइवर से पूछा कि आपका ये गाड़ी, ये कि जो सामने का जो प्लेट है वो खुला क्यों है। तो उन्होंने कहा धक्का लग गया था। तो हमने बोला कि गाड़ी किसका है, तो बोले फैमिली का गाड़ी है। हमने कौन से फैमिली का गाड़ी है, जाकिर हुसैन जो फैमिली का मौत हुआ है उनका गाड़ी है। तो बोले हाँ उनका गाड़ी है। हमने सही बोल रहे हैं, हाँ उनका गाड़ी है, लेकिन हम लोग का तो काम ही है एक बार वेरीफाई करना चाहिए। तो वो नंबर लेके जब हमने मोटर व्हीकल से, जो गाड़ी का नंबर है ना WB58BR2760, जिस गाड़ी पे चढ़ के ये लोग आए थे कलकत्ता, तो उसको जब मोटर व्हीकल्स में अभी तो किसी को भी जानकारी मिल सकता है, जब हमने दिया तब जाके देखा कि उसका जो ओनर है, ओनर में नाम लिखा है अल्तमस कबीर शेख। ये मुर्शिदाबाद के खरगाम के रहने वाले हैं, दायरा विलेज के रहने वाले हैं, भलकुंडी को बोल के विलेज का रहने वाला है। उसका चेचिस नंबर, उसका इंजन नंबर भी हमारे पास है। तो फिर उसका नंबर भी था, फोन नंबर भी था उस डिटेल्स में, मोटर व्हीकल्स के डिटेल्स में। तो मैंने अल्तमस कबीर को फोन किया, कहे डीडी न्यूज से बोल रहे हैं, तो आज तो ये आपके वहां से ये परिवार आए हैं, आपका क्या कहना है। तो उन्होंने पहली बात ये शुरू ही किया बोल के कि मैंने तो अपना गाड़ी दे दिया उनको जाने के लिए। अल्लाह आपने अपना गाड़ी दिया है? बोला हाँ गाड़ी मेरा है, ड्राइवर मेरा है, हमने दिया है गाड़ी। अल्लाह कैसे गाड़ी अरेंज हुआ? तो फिर उन्होंने कहा कि गुरुवार के रात को ये बात पहले वहां का जो लीडर है, लोकल टीएमसी लीडर है, उन्होंने हमें बताया, हाँ, हमने एमएलए को बताया, फिर हम सब बातचीत की, उस फैमिली के घर गए और फिर कोलकाता आने का डिसीजन हुआ। तो एक गाड़ी एमएलए ने अरेंज किया, एक गाड़ी हमने अरेंज किया। अब आप बताइए, गाड़ी आप अरेंज कर रहे हैं, एक दिन होता कि नहीं आप फैमिली के पास चले जाते हैं और उनको लेके एकदम एक दिन भी बीता नहीं, घर का बुजुर्ग मर रहा है ना, एक दिन भी बीता नहीं। वो एकमात्र रोजगार व्यक्ति थे वहां के, तो उनके तो कष्ट काफी ज्यादा है। ऐसा लोग चले गए जो उस पूरे परिवार को पकड़े हुए थे। तो उनको लेके, पूरे फैमिली को लेके सुबह से रात तक जब चुनाव आयोग के ऑफिस से बाहर वो निकल आए, गाड़ी में बैठ गए, फिर गाड़ी को घुमाया और बोला एक बार बीएलओ अधिकार मंच में जाना पड़ेगा। वहां पे फिर बैठे, वहां पे फिर बयानबाजी किया। तो ये क्या, ये पॉलिटिक्स नहीं है? और ये बीएलओ अधिकार रक्षा कमेटी वाले बोल रहे हैं हम लोग अपॉलिटिकल है, और आप उन लोगों को लेके आ रहे हैं जिनका गाड़ी पूरे तृणमूल लीडर ने अरेंज किया है। वो खुद कह रहे हैं, उनका फोनो रिकॉर्ड है हमारे पास। चलिए, बिल्कुल ये जो राजनीति हो रही है ये निकलकर सामने आएगी कि इसके पीछे की असली मंशा क्या है यहाँ पर टीएमसी की। साथ ही सौरभ, ये जो ड्राफ्ट सूची है इसको लेकर भी इस वक्त काफी हलचल हो रही है, इसको लेकर भी यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें 35 लाख नाम कटने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? देखिए, ड्राफ्ट रोल का ये जो सामने आया है, ये शनिवार शाम 6 बजे का एक आंकड़ा है, और इस आंकड़े के हिसाब से जो चुनाव आयोग, मैंने कहा अभी ये जो 7 दिन बड़ा है, ये सब रिवीजन का प्रोसेस है। हर दिन आंकड़े को रिवाइज किया जा रहा है, हर दिन आंकड़े को एक साझा जा रहा है कि क्या उठ रहा है, कैसा प्रोसेस चल रहा है, कहाँ पे हमको क्या करना है, कौन सा स्टेप लेना है। तो इस दौरान ये पता चला कि ये जो 35 लाख है, ये ड्राफ्ट रोल से एक प्रोबेबल एक फिगर है जो बंगाल में कट सकता है या घट सकता है। क्यों कट सकता है? तो उन्होंने कहा कि जो डेट का जो आया है, फिगर जो आया है, उस डेट की जो फिगर है, उस फिगर में से देखा जा रहा है कि उस डेट के फिगर्स में डेट के जो फिगर्स है वो सामने आ रहे हैं, जो गैर हाजिर है, जिनका मिला नहीं, उसका एक फिगर सामने आ रहा है, और जो शिफ्टेड हो गए, जो कहीं और चले गए, उसका भी एक फिगर आया है। यहां तक कि फेक वोटर्स का भी एक फिगर उनके पास है। वो मैं दोहराता नहीं हूं क्योंकि शुरू में आपने उसको बोल दिया, फिर भी बोल देता हूं कि ये जो डुप्लीकेट वोटर्स है ये 77,565 है। जो शिफ्टेड वोटर्स है वो 11,82,000 है। जो एब्सेंटी है वो 3,80,000 है, और जो मृत है वो 18,70,000 है, और कुछ एनुमरेशन फॉर्म अभी कलेक्ट नहीं हुआ। तो ये सब मिला के फिगर दिया जा रहा है 35,23,800,
जिनका ड्राफ्ट रोल से, यानी अब 16 तारीख को जब ड्राफ्ट रोल निकलेगा से वो नाम घट सकता है। यहाँ पे भी कमीशन का कहना है, यहाँ के चुनाव आयोग का कहना है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो ये नंबर बढ़ भी सकता है, ये नंबर कम भी हो सकता है। चुनाव आयोग का कोशिश है कितना नंबर कमे, बढ़ाने की नहीं। और अगर कुछ नहीं कर पाए, अगर हालात ही ऐसा हो कि नंबर बढ़ेगा तो नंबर बढ़ेगा। जया जी। बिल्कुल, तो ये जो नंबरों का खेल है वो भी साफ हो जाएगा बहुत जल्द। यहाँ पर लिस्ट आई जाएगी। फिलहाल 7 दिन की समय सीमा बढ़ा दी गई है एसआईआर के लिए चुनाव आयोग की तरफ से, और साथ ही यहाँ पे समय मिलेगा अपनी दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की। बिहार में तो नहीं कोई आपत्ति दर्ज भी, उम्मीद करते हैं, देखते हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में दावे और आपत्तियां दर्ज कराते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर एसआईआर की जो समय अवधि है वो बढ़ा दी गई है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है वो हम देख रहे हैं। विरोध प्रदर्शन और राजनीति के बीच सुचारू रूप से ये प्रक्रिया चल रही है। नाम दर्ज हो रहे हैं, नाम कट रहे हैं। देखते हैं जो फाइनल लिस्ट आती है उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल मिड डे प्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। Welcome to the world that is future ready. Swipe your world, go shopping, grab offers, you are so ready. Welcome to the world that is future ready. Wow, wow. Click your world, utility bills, quick payments, you are so ready. Welcome to the world that is future ready. Wow, wow. This isn't just banking. It's next generation digital banking designed for tomorrow. Personalized, secure, savings and much more. With Bank of Baroda, experience the same trust with smarter world at your fingertips. Your world, my world, future ready, Bob world. कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक के बाद स्वागत है। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। ये बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जारी है। बैठक में विभिन्न दलों के नेता उपस्थित हैं। इस सर्वदलीय बैठक में सरकार की ओर से सत्र के दौरान अपने विधायी एजेंडे को सामने रखे जाने की उम्मीद है। साथ ही बैठक में विपक्ष के भी उन मुद्दों पर चर्चा संभव है जिन्हें वो सदन में उठाना चाहते हैं। आगामी सत्र में सरकार करीब 10 विधेयकों को सदन के पटल पर रख सकती है। तो फिलहाल सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक इस वक्त जारी है और आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के कल से शुरू होने से पहले राज्यसभा ने सांसदों के आचरण पर नया बुलेटिन जारी किया है। इसमें किसी भी वस्तु जैसे पोस्टर, प्ले कार्ड आदि के प्रदर्शन पर रोक लगाई है। सांसदों को भाषण के अंत में थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम जैसे शब्दों से परहेज की सलाह दी गई है। किसी मंत्री या सदस्य की आलोचना करने पर जवाब सुनने के लिए सदन में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। सदन में सबूत दिखाने और चेयर के फैसलों की आलोचना पर भी प्रतिबंध है। ये निर्देश संसदीय परंपराओं पर आधारित है। बीजेपी ने इस कदम को सही बताया, जबकि विपक्ष ने विरोध जताया है। इस सत्र में पहली बार उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन अध्यक्षता करेंगे और यहाँ पर राज्यसभा सांसदों के आचरण पर नया बुलेटिन यहाँ पर जारी किया गया है। तो भाषण के अंत में थैंक्स, जय हिंद जो जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल करने से यहाँ पर रोका गया है। और संसद का शीतकालीन सत्र सुचारू रूप से चलाने पर यहाँ पर जोर है। कल से इसकी शुरुआत होने जा रही है, लेकिन आज उससे पहले एक सर्वदलीय बैठक। जर्नल थे जो चलाते थे इस कंपनी को, जो नेशनल हेराल्ड पब्लिश करती थी, उसको एक नई कंपनी बना कर करके यंग इंडिया लिमिटेड के माध्यम से संभवतः उसकी पूरी शेयर को खरीद दिया गया। कितने में? 50 लाख में।
तो 90 करोड़ रुपए का लोन बाद में माफ कर दिया गया। तो 50 लाख रुपए में पूरे एसोसिएट जनरल के शेयर जो हैं वो इस नई कंपनी के पास आ गए, जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी के 76% शेयर थे, मेजॉरिटी शेयर, और बाकी माइनर कुछ थे स्वर्गीय ऑस्कर फर्नांडिस वगैरह के पास। इसका फायदा क्या हुआ उनको? लाभ क्या हुआ कि नेशनल हेराल्ड की जितनी बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं जो सरकार के द्वारा जमीन पर बनाई गई हैं, जहां से सैकड़ों करोड़ किराया मिलता है, दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर, मुंबई में, लखनऊ में, भोपाल में, चंडीगढ़ में, पटना में, ये सभी जमीनें कांग्रेस सरकार ने दी थी, सरकारी जमीन सस्ते भाव पर, उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई। लेकिन ये जो नई कंपनी लिया जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी का 76% था, वो सारी संपत्ति के भी मालिक बन बैठे जो हजारों करोड़ की है। तो सिर्फ 90 करोड़ के लोन पर 50 लाख रुपया देकर पूरे एसोसिएट जनरल को की शेयर होल्डिंग को अपने नई कंपनी में डाल देना और उसके माध्यम से पूरे देश में जितने भी बिल्डिंग्स थी वो सबके भी मालिकाना हक प्राप्त कर लिया। जब कंप्लेंट फाइल हुआ तो ये लोग गए थे कॉशिंग के लिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं माना, आप ट्रायल फेस करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ट्रायल फेस करिए। उसके बाद इनकम टैक्स ने इनके उस आवेदन को भी रिजेक्ट कर दिया कि हम चैरिटेबल ट्रस्ट हैं। कहा आपने कोई चैरिटी नहीं किया है, ये सीधा संपत्ति हड़पो अभियान है। उसके पश्चात इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 66 के अनुसार जब वो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो फिर वो पुलिस सिस्टम से आग्रह करते हैं आप एफआईआर दायर करिए, जो एफआईआर दायर हुई है दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के द्वारा। तो यही तो कार्रवाई है। तो आप लूट करेंगे, पूरे अकाउंट की फर्जीवाड़ा करके इस कंपनी को ओन कर लेंगे, उसके माध्यम से हजारों करोड़ की संपत्ति पूरे भारतवर्ष में ले लेंगे और आप कहेंगे हमें फंसाया जा रहा है। तो बिल्कुल सीधा सीधा लूट का मामला है। तो कानून अपना काम कर रहा है तो करने दें, और ये हम लोग के पहले का है। लेकिन उनकी इनकम टैक्स में हार हुई, उनकी दिल्ली हाई कोर्ट में हार हुई, उनके सुप्रीम कोर्ट में हार हुई। तो अब फेस करें। और एक बात देश को जानना जरूरी है, जो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर फाइल किया है उसमें सोनिया जी और राहुल गांधी के खिलाफ 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और 420 का भी आरोप लगाया गया है, क्योंकि ये पुराना केस है, इसलिए पुराने पेनल कोड से चलेगा। तो ये सच्चाई है। तो मुझे लगा कांग्रेस पार्टी जो बेबुनियाद झूठे आरोप लगा रही है उसको हम उसकी बहुत भर्त्सना करते हैं और उनसे आग्रह करूंगा कि भाषण देने के बजाय जो लूट किया है उसका हिसाब दें। धन्यवाद। ले लीजिए सर। लेकिन कांग्रेस तो लगातार कह रही, जब जब मामला आता है, कोई एफआईआर आती है या फिर वो उनकी पेशी होती है, तो कहते हैं कि एक तरह से षड्यंत्र करके पॉलिटिकल फंसाया गया है और इस तरह की बातें की जाती है जब भी कोई मामला आगे बढ़ता है। इसलिए मैंने विस्तार से बताया ना कि ये नरेंद्र मोदी सरकार के आने के पहले का मामला 2008 से चल रहा है, जब उसका पब्लिकेशन बंद हो गया था। और वो हाई कोर्ट गए, वो सुप्रीम कोर्ट गए, वो इनकम टैक्स गए, सब जगह से उनके सारे दावों को खारिज कर दिया गया। कहा आप ट्रायल फेस करिए। तो ट्रायल की प्रक्रिया चल रही है। तो ईडी ने पूरी जांच करके पाया मनी लॉन्ड्रिंग का केस, तो उसने दिल्ली पुलिस से आग्रह किया धारा 66 के अनुसार केस फाइल करने के लिए। देश सामुदायिक सहयोग से बदलती तस्वीर। अब बंजर नहीं, हरित क्रांति की भूमि है शिवपुर घाटा। गुजरात के गांवों में दिख रहा है एक नया ट्रेंड। पढ़े लिखे युवा कर रहे हैं वापस गांव का रुख, बदल रहे हैं गांव की तस्वीर। मिलवाएंगे आपको उत्तर प्रदेश के एक ऐसे युवा से जो कि बचे खुचे कपड़े से बना रहे हैं खूबसूरत परिधान। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ
गुड न्यूज जज्बा इंडिया का ये विशेष एपिसोड इस रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जब देश पूछता है जवाब देना पड़ता है। शाम 5 बजे बजती है सवालों की घंटी और लगती है वो पंचायत जहां मुद्दे टलते नहीं और कोई जवाब अधूरा नहीं रहता। आपको इतना बुरा लगा सवाल, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। यहाँ दलीलें नहीं, सच्चाई गूंजती है। मैं रीमा पराशर लेकर आती हूँ देश का सच आपके सामने। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सामुदायिक सहयोग से बदलती तस्वीर, अब बंजर नहीं हरित क्रांति की भूमि है शिवपुर घाटा। गुजरात के गांवों में दिख रहा है एक नया ट्रेंड। तो संसद का शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है कल से और सुचारू रूप से चलाने पर इस बार खासा जोर है। इस वक्त आपको बता दें कि राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक भी इस वक्त जारी है। क्या कुछ अपडेट वहां से निकल कर आ रहा है, संवाददाता कुमार आलोक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सीधे रुख करते हैं कुमार आलोक का। कुमार, सबसे पहले यही बात करना चाहेंगे, इस वक्त सर्वदलीय बैठक यहाँ पर जारी है और इस पर सरकार का खास जोर है कि सुचारू रूप से कामकाज चले। एक स्पेशल बुलेटिन भी आचरण को लेकर जो सांसद होंगे उसको भी जारी किया गया है। सबसे पहले इसको लेकर थोड़ी सी और बताइए कि क्या कुछ इस बार रणनीति के साथ सरकार कोशिश कर रही है कि जो शीतकालीन सत्र है वहां पर बेहतर कामकाज हो। जी देखिए, पहले यहाँ एक तरह से कहें कि मैराथन बैठक चल रही है। 11:15 से शुरू हुई है और ये बैठक अभी जारी है। पहले जो छोटे दल होते हैं जिनकी संख्या कम होती है लोकसभा और राज्यसभा में, तो उनसे पहले राय मशवरा लिया जाता है और उसके बाद जो बड़े दल हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, उनसे राय मशवरा लिया जाता है कि संसद की सत्र को किस तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाए। अगर हम बात करें, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में चल रही है ये मीटिंग। जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो राज्यसभा के वो नेता हैं भारतीय अपने दल के। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें तो आप गौरव गोगोई हम यहाँ पर मौजूद हैं, जयराम रमेश मौजूद हैं। इसके अलावा आरजेडी की ओर से मनोज झा मीटिंग से अब चले गए हैं, वापस चले गए हैं। जॉन ब्रिटॉस जो सीपीएम के थे वो भी मीटिंग से वापस चले गए हैं। संजय झा जो जेडीयू के थे वो भी मीटिंग से वापस चले गए हैं। तो मीटिंग अभी जारी है और जैसा कि मीटिंग शुरू होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था, किरण रिजिजू ने कहा था कि हम पहले विपक्ष की बात सुनेंगे कि ऑपोजिशन क्या चाहता है और हम चाहते हैं कि बहस जो हो वो मैनर वे में हो, गर्मा गर्म बहस नहीं हो। विपक्ष जो भी चाहता है वो अपनी मांगे रखे और हम आज जो सब शाम 4 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएससी की बैठक होगी लोकसभा की और शाम 5 बजे राज्यसभा की बीएससी की बैठक होगी, जिसमें ये निर्धारण होगा कि सरकार किन चीजों को, किन बिलों को लेकर के आ रही है कल के लिए या फिर और जो आने वाले दिन हैं इस सत्र में, तो उसको लेकर क्या रणनीति होगी सरकार की। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ये तय करती है। तो अब देखना होगा कि जब मीटिंग खत्म होगी तो मीटिंग खत्म होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री अब बाहर आएंगे और प्रेस को, मीडिया को बताएंगे कि विपक्ष के साथ किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई, कौन कौन से बिल इस सत्र में आएंगे। और जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की बात जो चल रही है, खासकर विपक्ष की हम बात करें तो विपक्ष कह रहा है कि जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है और उसको लेकर के आंतरिक सुरक्षा पर खतरा हुआ है, इसको लेकर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन चाहिए। इसके अलावा अगर हम लेफ्ट
पार्टीज की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तो वो लेबर कानून को लेकर के उनकी आपत्ति है कि जो लेबर कोड आया है, नया कोड आया है, उसमें तब्दील किया जाए, उस पर बहस हो। तो ये तमाम तरह की जो बातें हैं वो बाद में स्पष्ट होगी कि सरकार या बीएसई किन किन मुद्दों को संसद के सत्र में जारी रखेगी। बिल्कुल, और जो 10 बिल पेश होने की संभावना है, इस पर भी थोड़ी जानकारी, कौन कौन से ऐसे बिल हैं जो यहाँ पर सरकार के एजेंडा में सबसे ऊपर है? देखिए, बहुत सारे महत्वपूर्ण ऐसे बिल हैं जो पिछले सत्र में पेश हुए थे, लेकिन वो उस पर बहस नहीं हो पाई थी, वो पास नहीं हो पाई थी। तो ये कुल मिलाकर कहें तो 15 से लेकर 16 बिल है, लेकिन चूंकि सत्र का जो बैठक की जो संख्या वो कम है, तो 15 बिल पास नहीं हो सकता है, उस पर चर्चा नहीं की जा सकती है। लेकिन सरकार की ओर से ये कोशिश रहेगी कि कम से कम 10 जो महत्वपूर्ण उनके लिए बिल है, उन बिलों को इस संसद के सत्र में लाया जाए और इसको पास किया जाए। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो विपक्ष की जो नेता बाहर निकल रहे हैं, मीटिंग से बाहर निकल रहे हैं, और मीटिंग से बाहर निकल करके जो सबसे बड़ा उनका वो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुद्दा बिहार चुनाव में फेल हो चुका है। जिस तरीके से विपक्ष ने एसआईआर को लेकर के एक पूरा मुद्दा बनाया था राहुल गांधी के नेतृत्व में, तेजस्वी के नेतृत्व में, और वो किस तरीके से फेल हुआ, पूरे बिहार के चुनाव के परिणामों ने इसे दिखाया। तो एसआईआर के मुद्दे को लेकर के जो तमाम जो विपक्षी पार्टियां निकल रही हैं बाहर, मीटिंग के बाहर निकल रही हैं, तो ये कह रही कि एसआईआर के मुद्दे पर हम संसद में एक विस्तृत चर्चा चाहते हैं। अब देखना ये मीटिंग के बाद जब संसदीय कार्य मंत्री आएंगे, मीडिया के बीच आएंगे, तो वो खुद बताएंगे कि किन किन मुद्दों पर विपक्ष के साथ सहमति बनी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो कल से यानी कि 1 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, और इस जो अहम बिलों पर रहेगी नजर वो है मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन बिल 2025, 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2025। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर परमाणु ऊर्जा विधेयक, इसको भी पास कराने की उम्मीद के साथ संसद के शीतकालीन सत्र पे पटल पर रखा जा सकता है। कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक 2025, ये जो अहम बिल है जिन पर इस वक्त सरकार की नजर होगी कि वो शीतकालीन सत्र में पेश किए जाएं। प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025, इस वक्त अहम सर्वदलीय बैठक भी जारी है राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, इसको भी पेश किया जा सकता है। तो काफी अहम रहने जाने वाला है ये संसद का शीतकालीन सत्र। बीमा कानून संशोधन विधेयक, यहाँ पर विपक्ष भी अपने कई मुद्दों के साथ सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, तो तमाम ये अहम विधेयक हैं, अहम बिल हैं जो इस वक्त संसद के शीतकालीन सत्र में पेश हो सकते हैं। और आइए अब चक्रवाती तूफान दितवाह की बात करते हैं जो भारत की ओर बढ़ रहा है। दक्षिण भारत पर इसका खतरा मंडरा रहा है। भारत के तटीय इलाकों की बात करें तो वो इस वक्त अलर्ट मोड पर है। आज इस तूफान के उत्तरी तमिलनाडु पुडुचेरी तट के समानांतर उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। तमिलनाडु के कुडालोर और नागपट्टनम में रेड अलर्ट जारी किया गया है। चेन्नई और कांचीपुरम के साथ साथ 12 तटीय जिलों में हल्की बारिश का अनुमान है। इस बीच आज आंध्र प्रदेश के यानम और रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ तटीय इलाकों में तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान भी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य आपातकालीन केंद्र चक्रवात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासनों को अलर्ट जारी किया गया है। सरकारी विभागों को आवश्यक तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। मछुआरों को समुद्र से वापस बुलाया गया है, जबकि किसानों को सतर्क रहने की सलाह यहां पर दी गई है और जनता को लगातार चेतावनी के संदेश भेजे जा रहे हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से अचानक बाढ़ की आशंका के कारण सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। तो भारत की ओर बढ़ रहा ये दितवाह चक्रवात और चक्रवात दितवाह के मद्देनजर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल सेवाओं और यात्री सुरक्षा में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करने के लिए तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक और अधिकारियों के साथ उपायों की समीक्षा की। रेल मंत्री ने टिकट रद्द करने या मार्ग परिवर्तन से हो रही अनिश्चितताओं का सामना कर रहे यात्रियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन और यात्री सहायता डेस्क स्थापित करने पर जोर दिया है। उन्होंने जन सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्थिति की निगरानी और किसी भी विषम परिस्थितियों के लिए सतर्क रहने हेतु मंडल, क्षेत्रीय और रेलवे बोर्ड स्तर पर वॉर रूम सक्रिय करने का निर्देश दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे अधिकारियों से नागरिक प्रशासन के अधिकारियों के साथ तालमेल बनाने और सामान्य स्थिति बहाल होने तक यात्रियों के साथ सक्रिय रूप से
संवाद करने के लिए भी यहाँ पर कहा है। तो रेलवे यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो नजर आ रहा है कि किस तरह से इस चक्रवात हेतु जो भी तब्दीलियां हो रही हैं परिस्थितियों को देखते हुए उसमें कैसे बेहतर तरीके से जो यात्री हैं उन्हें सहायता की जा सके। श्रीलंका की बात करें तो वहां चक्रवात दितवा से हुई तबाही से निपटने के लिए भारत की ओर से ऑपरेशन सागर बंधु चलाया जा रहा है। इस बीच कोलंबो एयरपोर्ट पर भारतीय हाई कमीशन ने खाने पीने का सामान उपलब्ध कराया है। आपातकाल के लिए हेल्प डेस्क भी खोला गया है। भारतीय यात्रियों से अधिकारियों ने मुलाकात की, भरोसा दिलाया कि उन्हें जल्द ही घर पहुंचाया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभियानों के लिए कोलंबो में Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। वायुसेना के विमान बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए तैयार हैं। तिरुवनंतपुरम और हिंडन से कई उड़ानें संचालित की जाएंगी। तो ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने बढ़ाया है मदद का हाथ। वहीं भारत की नौसेना श्रीलंका की टीमों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से बचाव कार्य कर रही है। हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। श्रीलंका में बाढ़ में दूर दराज के इलाके काफी प्रभावित हुए हैं। एनडीआरएफ की टीमें लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं और राहत सामग्री दे रही हैं। इसके तहत भारत की ओर से लगभग 27 टन से अधिक राहत सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। श्रीलंका के आपदा प्रबंधन केंद्र ने बताया कि सभी 25 जिलों में 7,74,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 1 लाख से अधिक लोग 798 राहत केंद्रों में शरण लिए हुए हैं। तो इस वक्त जय सिंह हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जय सिंह, इस वक्त हम देख रहे हैं जो तटीय इलाके हैं खासतौर पर वहां पर बहुत ज्यादा इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। किस तरह से रणनीति है, क्या कुछ प्रशासन और सरकार की ओर से वहां पर इस वक्त तुरंत राहत और बचाव कार्य के लिए कार्यक्रम या इस वक्त एक्शन प्लान नजर आ रहा है? वेल, साइक्लोन दितवा अभी थोड़ा वीकनिंग फेस में चल रहा है। ये नॉर्थ चेन्नई टू पौंडीचेरी वो कोस्ट लाइन के पैरेलल में जा रहा है, लेकिन अभी बिल्कुल बारिश स्टॉप हुआ है, लेकिन विंड स्पीड थोड़ा ज़्यादा हुआ है। इसके मतलब देर इज़ नॉट मच ऑफ रेन एक्टिविटी एज एक्सपेक्टेड। बाय दिस इवनिंग शाम को उसका आउटर बैंड फेसिंग द शोर्स द कोस्ट लाइन will be around 30 kilometers away from Chennai coast as per the predictions, लेकिन rain activity has been downgraded. बिल्कुल जय, जिस तरह से जो तटीय इलाके हैं वहां पर जिस तरह के गांव हैं, कैसे उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का प्रयास है? Well, in तो यहाँ Tamil पर Nadu and Puducherry there is no death toll. I say death toll कुछ नहीं है. Reports of fallen trees and damage to crops वो reporting हो रहा है. Around 51 lakh hectares, 51,000 hectares of paddy field चावल वो submerge हुआ है. लेकिन farmers का prayer यही है, दुआ यही है, वो पानी जल्दी से जल्दी ड्रेन होना चाहिए. लेकिन as of now there is no loss of lives, only a few loss of properties and reports of fallen trees. The state machinery is well prepared to face any eventuality. लोग अभी children can be seen playing on the streets. मेरना बीच में भी लोग आने का शुरू कर दिया है क्योंकि there is no rain. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जय सिंह इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत की ओर बढ़ रहा है चक्रवात दितवा, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह का अपडेट मिल रहा है ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता भी नज़र आ रहा है। बढ़ते हैं आगे खबरों में। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 28 नवंबर से चल रहे पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। विकसित भारत सुरक्षा आयाम विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में आइए सीधे रुक करते हैं किरण रिजिजू इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं सर्वदलीय बैठक के बाद। और बहुत ही सार्थक रही है
मैं सारा पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर्स को धन्यवाद देता हूं। सब ने पार्टिसिपेट किया और अपना अपना पार्टी का पक्ष को रखा है। हमारे सरकार की ओर से आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय नेता सदन राज्यसभा जेपी नड्डा जी, मैं, मेरे दोनों राज्य मंत्री साथी, हम लोग पूरा नोट किए हैं और जितने सुझाव आज पॉलिटिकल पार्टीज़ के फ्लोर लीडर्स का आए हैं, हम उसको विचार करके फिर आगे बिजनेस एडवाइजरी कमिटीज़ में पेश किया जाएगा और हाउस में कौन सा मुद्दा किस पे चर्चा करना चाहिए, ये सब प्रक्रिया है, आप सब जानते ही हैं। कुल मिलाकर के 40 कितना है टोटल, 36 पॉलिटिकल पार्टीज और 50 लीडर्स अटेंड किए हैं इस पार्टी में, इस मीटिंग में। ऑल पार्टी जो लीडर फ्लोर लीडर्स का मीटिंग में 36 पॉलिटिकल पार्टीज एंड 50 लीडर्स पार्टिसिपेटेड। मैं सरकार की तरफ से आश्वासन देता हूं कि विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चलाने के लिए हम इस तरीके से विपक्ष के साथ बातचीत करते रहेंगे। साथ साथ मैं विपक्ष पार्टी नेताओं से भी अनुरोध करूंगा कि पार्लियामेंट को अच्छी तरह से चलाने में सहयोग करें। लोकतंत्र में विशेष करके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में गतिरोध होता है। पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंसेस होते हैं, अपने अपने आइडियोलॉजीज, अपना अपना एजेंडा लेकर के सबको काम करना होता है, तो डिफरेंसेस होगा। डिफरेंसेस के बावजूद भी अगर हम सब ये तय करें कि हाउस डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जो भी विरोध करना है सदन में बात करके विरोध करना है, सदन को हम किसी तरीके से बंद नहीं करना चाहिए, हाउस प्रोसीडिंग चलना चाहिए। अगर हम सब मिलकर तय करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा और पार्लियामेंट का सम्मान लोगों के नज़र में बनाए रखेंगे। आज मीटिंग क्योंकि बहुत पॉजिटिव नोट में मीटिंग हुई है, मैं फिर से ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स जो आज पार्टिसिपेट किए हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे हम विंटर सेशन जो 19 दिन का है वो अच्छी तरह से हम चलाएंगे, ये मैं अपेक्षा रखता हूँ। एक बात से See, at this point of time, I don't want to make government's position because we called this meeting to listen to the floor leaders of the opposition parties and also from the ruling parties. I don't want to answer at this point of time because in the evening we will have business advisory committees. Although various demands, various points were made, but to reply categorically at this point of time is not wise because we are going to decide some issues in the business advisory committees and there are other things we have to take permission from the chairman. Flag is not heeding to your request for running the house smoothly. They are saying SIR is the only issue and we will not. That is not correct. Within the opposition party, there are many floor leaders who are interested in running the house and also raising the issue. So it is not correct that all the opposition parties are prepared to stall the parliament proceedings by raising SIR issue only. The issue came up, but it is not that they are not interested to run the parliament. नहीं, ये देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें देखिए हम पार्लियामेंट शुरू होने से पहले हम गतिरोध को दूसरे तरीके में हम नहीं ले जाना चाहते। मेरा फिर से मैं कहना चाहता हूँ, अपोजिशन पार्टी ने कई मुद्दे रखे हैं, SIR भी उनमें से एक है, लेकिन ये कहना कि SIR को लेकर के पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, ऐसा सब पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं कहा है। अगर किसी ने बाहर में स्टेटमेंट दिया है, उसको सामूहिक
स्टेटमेंट नहीं मानना चाहिए। मैं बहुत पॉजिटिव हिसाब से देख रहा हूँ कि ये शीतकालीन सत्र अच्छी तरह से चलेंगे। मैंने सुबह भी कहा है ये शीतकालीन सत्र है, सब ठंडे दिमाग से सोच करके काम करना चाहिए। वंदे मातरम बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा आज़ादी के लड़ाई में वंदे मातरम नारा लगा करके अंग्रेजों के विरोध में संघर्ष किया है और 150 साल पूरा किया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जब ये वंदे मातरम का लिखने का कार्य किया उसका 150 साल पूरा हुआ है। ये पूरा देश मानता है, ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये तो एक देश का बड़ा इशू है। 150 इयर्स हुए हैं। अगर चर्चा करना है तो भी सब पार्टी के सामने में बात रखेंगे, बीएससी में रखेंगे। यहाँ तो मैं एजेंडा घोषणा नहीं कर सकता हूँ। धन्यवाद जी। क्या जी? नहीं, मैंने परसों एक इंटरव्यू में कहा है कि कोई रिफॉर्म को लेकर के सरकार कोई बिल लाता है या कोई जनरल डिस्कशन के लिए लाता है तो उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होगा। स्पेसिफिक एक इशू को लेकर के उसका कई प्रोसीडिंग्स, रूलिंग्स, प्रेसिडेंट्स होते हैं तो इसका मैं विस्तार से अभी नहीं कहना चाहता हूँ। नहीं, वो किसने क्या कहा मैं यहाँ आपको नहीं बता सकता हूँ। सरकार के तरफ से हमने अपील किया है और अपोजिशन पार्टी ने अच्छा सुझाव भी दिया है। हम एक जुट विंटर सेशन पार्लियामेंट अच्छा से चलाने का मूड में है और मैं अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को फिर से धन्यवाद देता हूँ। सबने अपना बात अच्छा से रखा है और हमने भी पूरा सुना है। धन्यवाद। तो शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। उसके पहले सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें करीब 36 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया और करीब 50 नेता उसमें शामिल हुए। और यहाँ पर किरण रिजिजू इस पर जानकारी देते हुए कि बेहद सकारात्मक रही और शीतकालीन सत्र उम्मीद यही है कि सभी लोग ठंडे दिमाग से सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाएंगे। यही अपेक्षा यहाँ पर सरकार करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा शक्ति यानी कि जेन जी को विकसित भारत की बड़ी शक्ति बताया है। आज अपने मन की बात में उन्होंने हाल ही में हुई हर उस घटना का जिक्र किया जिसने भारत का माथा गर्व के साथ चौड़ा किया। प्रधानमंत्री ने भारत की शक्ति का उल्लेख किया और कहा कि भारत की नई सोच, इनोवेशन और यूथ पावर ने देश को नई उड़ान दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात हमेशा कुछ नई उपलब्धियों और भविष्य की उम्मीदों पर केंद्रित रहती है। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसे पलों का जिक्र किया जो विकसित होते भारत की तस्वीर को और साफ करती है। पीएम ने हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी लीप इंजन MRO फैसिलिटी शुरू होने से लेकर INS माहे के भारतीय नौसेना में शामिल होने का जिक्र किया और कहा कि भारत के स्पेस इकोसिस्टम को स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस ने नई उड़ान दी है। पीएम ने कुछ दिन पहले हुए इसरो की अनोखी ड्रोन प्रतियोगिता का उल्लेख किया और कहा कि हमारे जेनजी की आंखों में जो चमक और लगन है वो विकसित भारत की बहुत बड़ी शक्ति है। साथियों, कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने मेरा ध्यान खींचा। ये वीडियो इसरो की एक अनोखी ड्रोन प्रतियोगिता का था। इस वीडियो में हमारे देश के युवा और खासकर हमारे जैन जी मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों में ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ड्रोन उड़ते थे, कुछ पल संतुलन में रहते थे, फिर अचानक जमीन पर गिर पड़ते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ जो ड्रोन उड़ रहे थे उनमें GPS का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। मंगल ग्रह पर GPS संभव नहीं, इसलिए ड्रोन को कोई बाहरी संकेत या गाइडेंस नहीं मिल सकता। ड्रोन को अपने कैमरे और इन बिल्ड सॉफ्टवेयर के सहारे उड़ना था। उस छोटे से ड्रोन को जमीन के पैटर्न पहचानने थे, ऊंचाई मापनी थी, बाधाएं समझनी थी और खुद ही सुरक्षित उतरने का रास्ता ढूंढना था। इसलिए ड्रोन भी एक के बाद एक गिरे जा रहे थे। साथियों, इस प्रतियोगिता में पुणे के युवाओं की एक टीम ने कुछ हद तक सफलता पाई। उनका ड्रोन भी कई बार गिरा, क्रैश हुआ, पर उन्होंने हार नहीं मानी। कई बार के प्रयास के बाद इस टीम का ड्रोन मंगल ग्रह की परिस्थिति में कुछ देर उड़ने में कामयाब रहा।
प्रधानमंत्री ने इस वीडियो को देखते हुए उस दृश्य को भी याद किया जब चंद्रयान 2 संपर्क से बाहर हो गया था। पीएम ने कहा कि उस दिन पूरा देश और हमारे वैज्ञानिक उदास हो गए, लेकिन उसी दिन चंद्रयान 3 की सफलता की ऐतिहासिक कहानी लिखनी शुरू हुई। स्पेस पावर की बात कहते हुए पीएम कुछ और आगे बढ़े और भारतीय नौसेना की ताकत का जिक्र किया। 4 दिसंबर को आने वाले नौसेना दिवस से पहले प्रधानमंत्री ने नेवी से जुड़े टूरिज्म में दिलचस्पी रखने वालों से अपील की कि वो गुजरात, गोवा और केरल समेत उन राज्यों में जरूर जाएं जहां हमारे देश की नौसेना के विकास को महसूस किया जा सके। देश के पश्चिमी तट पर गुजरात के सोमनाथ के पास एक जिला है दीव। दीव में आईएनएस खुखरी को समर्पित खुखरी मेमोरियल एंड म्यूजियम है। वहीं गोवा में नेवल एविएशन म्यूजियम है, जो एशिया में अपनी तरह का अनूठा संग्रहालय है। फोर्ट कोची के आईएनएस द्रोणाचार्य में इंडियन नेवल मैरीटाइम म्यूजियम है। यहाँ हमारे देश की मैरीटाइम हिस्ट्री और इंडियन नेवी के इवोल्यूशन को देखा जा सकता है। श्री विजयपुरम, जिसे पहले पोर्ट ब्लेयर कहा जाता था, वहाँ समुद्री का नेवल मरीन म्यूजियम उस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास को सामने लाने के लिए जाना जाता है। कारवार के रविंद्रनाथ टैगोर बीच पर वॉरशिप म्यूजियम में मिसाइलों और हथियारों की रिप्लिका रखी गई है। विशाखापट्टनम में भी एक सबमरीन, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट म्यूजियम है जो इंडियन नेवी से जुड़ा है। मैं आप सभी से, विशेषकर मिलिट्री हिस्ट्री में रुचि रखने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि आप इन म्यूजियम्स को देखने जरूर जाएं। इसमें कोई शक नहीं कि भारत अब हर क्षेत्र में तरक्की के एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जहां से उसकी ताकत और क्षमता का दमदार प्रदर्शन हो रहा है। अब हम उस मुकाम पर खड़े हैं जहां दुनिया कहती है कि वो भारत के सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जी हाँ, दुनिया कहती है कि भारत सहयोग के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकती और जिस तरह से भारत का हर क्षेत्र में धुआंधार प्रदर्शन जारी है, उसी का सशक्त उदाहरण है सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना बेल्जियम से होगा। भारत ने कल खेले गए मैच में कनाडा पर 14-3 की विशाल जीत हासिल की और इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने फाइनल में जगह पक्की की। भारत की 5 मैचों में ये चौथी जीत रही। ग्रुप स्टेज में भारत को सिर्फ बेल्जियम के खिलाफ ही हार का सामना करना पड़ा था। नारायण सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नारायण, कल तो भारत की गोलों की आंधी में कनाडा बह गया, लेकिन आज की बात करें, बेल्जियम ही वही टीम है जिसने लीग मैचेस में हराया था भारत को। क्या रणनीति रहेगी? जी बिल्कुल, अगर भारतीय हॉकी कीपिंग करें, जिस तरह का प्रदर्शन उनका पूरे टूर्नामेंट में रहा है वो शानदार रहा है। और बेल्जियम एक हम जानते हैं कि बहुत ही मजबूत टीम है, लेकिन जिस तरह से हाल फिलहाल में भारतीय हॉकी टीम ने प्रदर्शन किया वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भारतीय हॉकी का रिवाइवल हुआ है, जिस तरह से 2 बैक टू बैक ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीता और लगातार बेहतरीन प्रदर्शन, और आशा यही रहेगी कि जो हमारे जो खिलाड़ी हैं वही प्रदर्शन यहाँ पर दोहराए। और हम जानते हैं कि किस तरह का प्रदर्शन अगर पिछले एडिशंस में देखा जाए तो भारत एक सफलतम टीम रही है अजलान शाह में। तो कोशिश यही रहेगी कि बेल्जियम जो कि बहुत ही आक्रामक हॉकी खेलती है और कई मौकों पर उन्होंने भारत को एक अच्छा मुकाबला और अच्छा कंटेस्ट भी दिया है, लेकिन जिस तरह का फॉर्म चल रहा है, जिस तरह के हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरी उम्मीद है कि भारतीय टीम यहाँ पर एक बार पलटवार करेगी और जो ट्रॉफी है वो अपने नाम करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नारायण सिंह इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त टीम इंडिया का जोश बहुत हाई है, 14 गोलों की बौछार हमने कल देखी है। उम्मीद करते हैं बेल्जियम को भी वो शिकस्त देती हुई नजर आएगी। इसी के साथ एमटीवी प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।